Good morning everyone. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains. Today we study about chemistry class 9 chapter 1st, but in our surrounding. In this topic, first we discuss about matter and their classification. First of all, we have to know that what is matter. मैटर एक्चुअल में है क्या, मैटर किसे कहा जाता है। मैटर के बारे में डेफिनेशन कहता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैज मास, कोई भी वैसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी जिसमें वॉल्यूम हो और जिसमें वेट भी हो, वजन भी हो, वो सारा चीज कहलाता है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास आर नोन एज मैटर। फॉर एग्जांपल ब्रिक, पेन, पेंसिल, चॉक, डस्टर, ह्यूमन, मानव भी एक मैटर है, यह भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसमें भी वेट होता है। इसी तरह से जो प्लांट्स भी हैं वो भी मैटर हैं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें भी मास होता है। इसी तरह से जो गैस हम सब ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, वह भी मैटर है क्योंकि वह भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें भी वेट होता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो वैसा क्या चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो आपका थॉट्स, जो आप अपने मन में विचार लाते हैं, अच्छा या खराब जिस टाइप का, तो ये थॉट है, कहीं स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और इसमें वेट भी नहीं होता है। आप बता सकते हैं कि कितना केजी आपका थॉट चल रहा माइंड में? नहीं होगा। तो थॉट जो है, किसी से लव है, कितना केजी लव है, कोई स्पष्ट होगा? नहीं होगा। कितना जो है किसी के प्रति हेट है आपका, नफरत, कितना ज़्यादा नफरत है, वो क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये हेट है, लव है, थॉट है, गुडनेस है, बैडनेस है, ये सारा चीज़ जो मैटर नहीं है, इसके अलावा जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें वेट हो, उसे मैटर कहा जाता है। तो अब आप मैटर को भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप का होता है? तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर, बहुत पहले एक फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद। वो बतलाए थे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी अधम शरीरा। यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, यही 5 चीज़ों से मिलकर के जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे बने हुए हैं। लेकिन मॉडर्न जो है साइंटिस्ट जो हैं, इसको 2 टाइप क्लासिफाई किए। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इन्हें मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 और स्पेशल पार्ट्स हैं इनके, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम सब। मेनली 3 पार्ट्स। और केमिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है: एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये केमिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप के बांटा गया और फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे भी 3 टाइप का बांटा गया मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार। आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस टाइप से इसे क्लासीफाई कर दिया। अब इस टॉपिक में जो हम सब पढ़ेंगे सारा फिजिकल बेस्ड प्रॉपर्टी और इसी के बारे में सब कुछ
केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और ये पूरा है आपका चैप्टर 1। तो इसे समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी मैटर का क्या क्या गुण होता है। उसके बाद यह समझना हम सब के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जानने के पहले हमें समझना होगा कि मैटर किस टाइप से बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो इसे समझने के लिए आप मार्केट जा कर के कोई एक कलरफुल सब्सटेंस ले आएँ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, आसानी से डिजॉल्व हो जाए। ऐसे पोटासियम परमैंगनेट एक जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो पर्पल कलर का होता है। आप कोई भी सब्सटेंस इसमें ले सकते हैं, लेकिन वाटर में डिजॉल्व हो जाने वाला। ये नहीं कि आप ले लिए स्टोन को, ले लिए स्टोन तो डिजॉल्व होगा नहीं। तो वाटर में डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस लेकर के यहाँ जैसे ही आप वाटर डाल देंगे और इसको हल्का सा स्टायर कर देंगे, घुमा देंगे। घुमाने के बाद आप देखेंगे कि ये जितना भी इसका कलर था ये ऊपर तक आ गया। जो भी वाटर कलरलेस था ये सब में कलर हो गया, पूरा ये जो कलरफुल हो गया वाटर। कलरफुल कैसे हुआ? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तब तो जो इसका कलर था वो यहाँ आया, तभी ना ये पार्टिकल जो है मूव किया। तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल में मूवमेंट होता है। और साथ ही साथ ये एक ही चीज़ का इतना बड़ा ये चट्टान टाइप का बना होता तब तो यही इसका कलर होता, ऊपर नहीं जाता। ये जब छोटा छोटा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तभी ना सब में डिजॉल्व हुआ, हर जगह गया। तो इससे 2 रिजल्ट मिला कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स, कोई भी जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार ये जो हैं पार्टिकल इनके घूम रहे हैं। थोड़ी देर अगर छोड़ देते हैं तो अगर प्रेसिपिटेट होने वाला ये मिक्सचर होगा तो प्रेसिपिटेट फिर नीचे भी हो जाता है, तो घूमते घूमते नीचे बैठ जाता है। तो ये हमेशा घूमते भी रहता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग भी है, और छोटे छोटे होते हैं। तो ये इनके बारे में था। ये मैटर क्या होता है, किस टाइप के बना होता है। अब चलिए इसके हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं एक एक कर। तो मैटर अब इस टाइप का आपका बना हुआ हो गया। एक बड़ा सा ये मैटर है, तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल। इन पार्टिकल्स का 4 कैरेक्टर्स होता है। कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो आपने यहाँ भी देखा कि पोटासियम परमैंगनेट जो था यहाँ से यहाँ इसका पार्टिकल चला गया, तो ये मूव किया, तभी ना इसका कलर चेंज किया। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि घर में कोई व्यक्ति यदि पुराना सॉक्स या गंदा सॉक्स पहन के आ गया, उसका पैर का जो बदबू है बहुत दूर तक आपके नाक तक आता है। वो कैसे आया? क्योंकि वहाँ से पार्टिकल जो है एयर के थ्रू आपके नाक तक आ गया, और उसके थ्रू आपको स्मेल पता लगा कि बैड स्मेल है या गुड स्मेल। इसी तरह से परफ्यूम का स्मेल, इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती का स्मेल, ये सारा जो स्मेल होता है कॉन्स्टेंटली पार्टिकल के मूव करने के कारण ही आप तक आ पाता है। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। किसी भी मैटर का पार्टिकल बहुत छोटा होता है। चलिए इसे समझते हैं। आप एक ग्लास लेकर के चीनी घोल लें। चीनी घोलने के बाद उससे थोड़ा सा शरबत दूसरे ग्लास में डाल दे और पानी डाल दे, क्या उसमें टेस्ट होता है? हल्का मीठा वो होगा जनरल जल से ज़्यादा। फिर उससे भी थोड़ा सा उसमें ले लें यह शरबत को और फिर जल मिला दें, फिर भी हल्का टेस्ट आते जाएगा। ये टेस्ट क्यों आया? क्योंकि बहुत वो छोटा पार्टिकल था और वो इस शरबत से उसमें पूरा मिल गया, फिर उसमें मिल गया। हाँ, टेस्ट कुछ कम जाएगा, टेस्ट जो है उसका कमेगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि थोड़ा जो है वाटर से डिफरेंट होगा।
तो उसका वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा। और यहाँ भी आप देखें, यहाँ एक कलर, एक में ये कलर इसका पूरा डिजॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरे ये वाटर लाएंगे दूसरे बीकर में या कोई भी कंटेनर में, यहाँ से 2 चम्मच उसमें आप डाल के देखें, फिर देखिए वहाँ भी कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल होने का कारण ही है कि इसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। चलिए अब थर्ड की ओर चलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो भी मैटर का जो पार्टिकल होता है उनके बीच में स्पेस होता है। इसे चलिए कैसे समझेंगे आप। एक ग्लास ले लें, इसमें वाटर रख लें कुछ, और ये हाइट आप नाप लें कि यही हाइट तक वाटर है। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालना है आपको शुगर को, 1 चम्मच शुगर डाल देना है और उसको डिज़ोल्व करना है। आप देखेंगे कि यह वाटर लेवल राइज नहीं किया, ऊपर नहीं गया। जब ऊपर नहीं गया तो ये चीनी गया कहाँ? जो 1 चम्मच हमने चीनी डाला, इससे तो वाटर लेवल राइज करना चाहिए था, क्योंकि आप पत्थर डाल के देखें राइज कर जाएगा। लेकिन चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे तो राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके वाटर के या पार्टिकल के बीच में स्पेस था, और जो आपने सॉल्ट डाला या शुगर डाला, इसी स्पेस के बीच में जाके एडजस्ट हो गया। तो अगर 2 रूम में रहने के लिए कम जगह है तो व्यक्ति एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तब ना उसको दूसरा फ्लैट खरीदना होगा। तो यहाँ स्पेस है तो इसी के बीच में यह जाके एडजस्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब आप शरबत बनाते हैं तो वाटर लेवल राइज नहीं करता है, वाटर लेवल उतना ही रह जाता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब लास्ट जो है 4th प्रॉपर्टी इसका है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। छोटा छोटा जो कण है, ऐसा नहीं कि बाहर घूम रहा है। बाहर जब घूमता तो जैसे बालू है, बालू को कहीं रख दीजिए वो इधर उधर छितर जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं ना होता है भाई। जैसे आपके पास वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक को रखने के बाद वो अलग छोटा छोटा तो नहीं पड़ जाता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उनका पार्टिकल्स के बीच में जो है स्ट्रेंथ से इसको पकड़े रहता है। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। तो आपस में पार्टिकल इनके एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो खींच के रखने के कारण जो हो गए, ये इनका स्ट्रेंथ होता है। अब स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है कम होता है, वो थोड़ा देर के बाद या सेकंड पार्ट में ही चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस पार्ट में हम सब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में समझें। अब सेकंड पार्ट में हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल बेहतर तरीके से समझेंगे। कहीं आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंटिन्यूअसली आपको इसी टाइप का वीडियो मिलते रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मिल सके। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसा कि यह पिक्चर जो है बहुत मायने रखता है आपके लिए। अगर इस पिक्चर को आप ढंग से समझ गए तो इससे रिलेटेड सिंगल भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। सिंगल भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो चलिए एक एक कर समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। तो एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते चलते हैं इसमें। फर्स्ट, शेप। शेप जो है इनका आकार कैसा होगा? तो जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल के बीच सबसे कम स्पेस, सबसे ज़्यादा सटा हुआ, यहाँ ज़्यादा पार्टिकल आपको दिख रहा होगा। इनसे थोड़ा ज़्यादा स्पेस लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है वो गैस में होता है। इनके पार्टिकल के बीच इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक में बतलाए थे कि एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ये पकड़ के नहीं रख पाता है, ये कहीं भी चला जाता है गैस में। इसमें जो है पकड़ के रखता है, लेकिन जो इनके बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो कमज़ोर होता है। तो ये एक दूसरे पे फिसलते हुए बढ़ते हैं, और इनके बीच पार्टिकल का जो है बॉन्डेशन, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसमें
उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो अब समझते हैं पहले शेप की ओर। तो शेप क्या है? पार्टिकल से बना हुआ ही शेप होना चाहिए। तो जब इसको पकड़ के रख रहा है ये स्ट्रांगली, तो इनका शेप चेंज करेगा। जब जैसे ही इसको पकड़ के, 2 उंगली को पकड़ के रखे हुए इधर उधर नहीं जाने देगा, तो ये शेप तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दूरी पे ये 2 फिंगर हैं तो स्लिप करेंगे या गैप में दूसरा भी पार्टिकल घुस जा सकता है। तो यहाँ जो है बीच में दूसरा पार्टिकल आ जाता है, इसके चलते इसका शेप फिक्स नहीं होता है। यही कारण है कि इसे आप किसी भी यूटेंसिल में डाल देंगे, ग्लास में डालेंगे तो यह ग्लास के शेप का हो जाता है। अगर आप लोटा में डाल देंगे तो लोटा के शेप का हो जाएगा, कोई बीकर में डाल देंगे तो बीकर के शेप का हो जाएगा। जिस बर्तन में आप डालते हैं उसी के शेप का हो जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में बॉन्डेशन कमज़ोर होता है सॉलिड के अपेक्षा। और इनके बीच तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप होता है, बॉन्डेशन बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि स्प्रे आपके एक रूम में कोई मारता है और पूरे रूम में स्मेल आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाता है। तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। इसका शेप नॉट फिक्स्ड, यहाँ भी शेप नॉट फिक्स्ड। अगेन वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है इस यूनिवर्स का, उसी को कहा जाता है इसका वॉल्यूम। तो सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत नज़दीक है, तो ये इसका शेप नहीं चेंज करता। जब शेप चेंज नहीं करेगा तो बिल्कुल जगह ये फिक्स है। लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम फिक्स होता है, पार्टिकल के बीच में गैप है, स्लिपरी एक दूसरे पे ये फिसल रहा है, लेकिन पार्टिकल पकड़ के रखता है, तो इनका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके चलते अगर 1 लीटर दूध को आप ग्लास में रखें, लोटा कटोरा बाल्टी कुछ में डाल दें, वो 1 लीटर ही होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। लेकिन गैस जो है, गैस को आप जिस बर्तन में रख देते हैं उसके शेप का ये हो जाता है। इसका वॉल्यूम बिल्कुल अनफिक्स्ड, बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता है। जैसे आपके घर में जो सिलेंडर में गैस रखा हुआ है, तो सिलेंडर में 14 kg भी है तो पूरे सिलेंडर को फुल किए हुए, तभी ना ऊपर उड़ के आ जा रहा है। लेकिन अगर 2 kg भी है तो वो भी फुल किए हुए है, तभी ऊपर उड़ के आता है जो आपके घर में खाना बनता है। तो गैस जो है इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, यह किसी भी बर्तन में डालिए फुल उसको कर लेता है, ये खाली नहीं रखने देता है। इसी के चलते आपके रूम में किसी का यदि सॉक्स स्मेल एक जगह कर रहा है तो पूरा रूम में वो स्मेल करने लगता है, इसी कारण से, क्योंकि इसका जो है वॉल्यूम फिक्स ही नहीं होता है, पूरा रूम का ही शेप ले लेगा। उससे ज़्यादा अगर फैन चलाए तो दूसरे रूम में भी इसका स्मेल चला जाएगा। तो इसका यह वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। यहाँ लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब इस बेस पे इन सब को डिफाइन किया गया है कि सॉलिड आर द मैटर्स हुज शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड। वैसा मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, सॉलिड। लिक्विड आर द मैटर्स हुज वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। वैसा मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स नहीं हो, लिक्विड कहलाता है। इसी तरह से गैस, द मैटर हुज वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स्ड। वैसा मैटर जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स रहे ना ही शेप फिक्स रहे, वो कहलाता है गैस। अब चलिए अगले कैरेक्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना, बहने का पावर। तो पार्टिकल जब इसको कस के पकड़े हुए है तो यह आगे जाएगा कैसे? जैसे 2 व्यक्ति आपको पकड़ लिया, एक बुला रहा है दूर से, तो आप कैसे जाइएगा? क्योंकि वो पकड़ के रखे हुए हैं। यही हाल यहाँ है, जब इसको पकड़ के रखे हुए हैं तो यह आगे नहीं जा पाता है, तो इसमें बहने का कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, तो फ्लो कैपेसिटी नथिंग। लेकिन
लिक्विड जो है इसके पार्टिकल के बीच में थोड़ा गैप होता है। तो इस तरह से दो पार्टिकल जुड़े होते हैं, एक बीच से आके इधर घूम लेता है, इधर घूम लेता है, तो यही स्लिपरी होता है। जब फर्श पे आपका मिल्क दूध वगैरह गिर जाएगा तो वो इधर से उधर चल जाता है, यही कारण से एक दूसरे पे लिपट के छोड़ेगा नहीं, वो लिंक अप बनते जाएगा, लेकिन वही स्लिप करते जाता है। तो इसमें फ्लो कैपेसिटी होता है, ये जो है लिक्विड कैन फ्लो। गैस तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो कैपेसिटी है, बताया ही कि अगर 3 सेंस स्टिक आप एक रूम में जलाते हैं तो दूसरा रूम में इसका स्मेल खुद से चला जाता है, तो फ्लो कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन, दबाव सहने की क्षमता। कॉम्प्रेशन, कौन कितना दब सकता है। तो जब पार्टिकल के बीच में गैप है ही नहीं तो इसको कहाँ दबा के ले जाइएगा, बीच में जगह रहेगा तभी ना दबेगा। जैसे गैस में यहाँ है तो इसको दबाएंगे यहाँ आके सट जाएगा, लिक्विड में थोड़ा इधर है ये भी यहाँ आके सट जाएगा, लेकिन सॉलिड में जब बीच में स्पेस ही नहीं तो कहाँ आप दबाएंगे। कॉम्प्रेशन बिल्कुल नहीं इसमें होगा। लिक्विड में मोर देन सॉलिड, थोड़ा अधिक होगा सॉलिड से, क्योंकि स्पेस पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा चिपकेगा, ये अंदर की ओर धंसेगा, ये मोर देन सॉलिड। और गैस के केस में यही मैक्सिमम हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट एरिया। एक सिंगल यूनिट एरिया में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होगा वही होता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सब्सटेंस। ऐसे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए सॉलिड के केस में दोनों सबको अगर सेम मान लेते हैं शेप का, तो यहाँ पार्टिकल ज़्यादा, यहाँ इससे कम, यहाँ सबसे कम, तो डेंसिटी इसका सबसे ज़्यादा, उससे कम यहाँ, और सबसे कम डेंसिटी गैस का। सेम एरिया में जिसमें ज़्यादा पार्टिकल उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इससे कम लिक्विड का पार्टिकल इसका डेंसिटी उससे कम, और सबसे कम गैस का पार्टिकल तो सबसे कम जो है गैस का डेंसिटी होता है। अब जो है इनके बीच सबसे स्पेस कम, यहाँ स्पेस इससे ज़्यादा, यहाँ स्पेस सबसे ज़्यादा, तो कोई आपसे पूछेगा कि स्पेस सबसे मिनिमम कौन से स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट सबसे मिनिमम, तो सॉलिड स्टेट में सबसे मैक्सिमम, तो गैसियस स्टेट में। इसी तरह से कोई आपसे पूछेगा कि मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, पार्टिकल का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आप इसी फिगर से सोच सकते हैं कि स्पेस ज़्यादा है तभी ना ज़्यादा कंपन करेगा। बगल में जगह नहीं है, यहाँ जाइएगा ये धकिया देगा इधर से, तो कहाँ जाइएगा आगे, लेकिन स्पेस यहाँ तक है तो पूरा इधर से हिलते डुलते रहिए। तो इसमें स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें स्पेस इससे कम तो थोड़ा सा मूवमेंट, और इसमें सबसे कम तो बगल वाला धकिया देगा तुरंत, तो मूवमेंट आप जाएंगे फिर कहाँ, तो मूवमेंट इसमें सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर दूर पार्टिकल है तो दूर दूर होने के कारण एक दूसरे से जुड़ाव कम होगा, ये थोड़ा नज़दीक है जुड़ाव थोड़ा अधिक होगा, और इसमें सबसे नज़दीक है तो जुड़ाव सबसे ज़्यादा। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप बट गैस हैड नॉट फिक्स्ड शेप। रीजन बतलाना होगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, बट द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस होता है। तो जब स्पेस कम होगा तो यहाँ कॉम्प्रेशन कहाँ होगा, जब कॉम्प्रेशन नहीं होगा तो शेप फिक्स होगा, लेकिन यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो कॉम्प्रेशन होगा, एक दूसरे को दबाया जाएगा, जब दबाया जाएगा तो शेप फिक्स नहीं होगा। इसी तरह से ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैस हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, वाई लिक्विड कैन फ्लो बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो। तो ये
इस एक वीडियो सेशन में इससे रिलेटेड हमें पूर्ण भरोसा है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल उसे सॉल्व करके आएंगे। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है, आप इससे सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो इसे एक बार लाइक ज़रूर कर। अभी तक हम सब मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके। अब आगे उनके स्टेट का जो चेंज होगा, कन्वर्जन होगा, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में पढ़ें। ऑल द मैटर्स कैन लाई इन ऑल द 3 स्टेट्स। जितना भी मैटर है, जो भी आपको बतलाया था पार्ट 1 में मैटर के बारे में, वो सारा मैटर तीनों स्टेट को होल्ड कर सकता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, तीनों फिजिकल स्टेट्स में रह सकता है। तो 3, जैसा कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि वाटर जो आपके घर में है, टैप का वाटर, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। उसी का आइस अगर आप अपने फ्रीजर में बनाते हैं तो वो हो गया उसका सॉलिड फॉर्म। इसी तरह से अगर आप घर में खाना बनाते हैं कुकर में, तो जो उससे निकलता है गैस बाहर की ओर, वो है वाटर वेपर, जो वाटर का गैसियस फॉर्म। तो वाटर का तीनों फॉर्म आप डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसे ही जितना भी मैटर है वो तीनों स्टेट में रहता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए जो क्रिया करना होगा वो करना मुश्किल है। इसके चलते हम कह देते हैं कि तीनों नहीं होल्ड करता है। जैसे आप बर्फ को जनरली जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वही बर्फ जो धरती के अंदर है लावा के फॉर्म में, जो बाहर निकलता है एक्सप्लोजन के थ्रू, तो वो उसी बर्फ का लिक्विड फॉर्म है ना। तो उतना टेम्परेचर हम बाहर नहीं दे पाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो चेंज जितना भी मैटर है वो सारा तीनों स्टेट में जा सकता है। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसे पहले समझ लें। जैसा कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने बतलाया था कि ये जो हैं इनके पार्टिकल के शेप के आधार पे क्लासिफाई होते हैं। सॉलिड जो है इसमें पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होता है, सॉलिड का पार्टिकल बिल्कुल करीब होता है, लिक्विड का इससे थोड़ा ज़्यादा दूर होता है पार्टिकल, और गैस में सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है पार्टिकल। यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, 2 पार्टिकल के बीच का जो दूरी है वो गैस में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी इसके बीच का जो गैप है इसको बढ़ा देना है। ये जो 2 पार्टिकल आपस में जो चिपके हुए हैं, इन पार्टिकल को बढ़ा देना है। तो इन्हें बढ़ाने के लिए ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच में होता है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना होगा। बिना एनर्जी के ये जो है अपने बीच का गैप नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको ताकत चाहिए। जैसे अगर आपको किसी बाइक को बांध के रखना है और जो स्टार्ट बाइक है कोई चला रहा है, तो आपको ताकत ज़्यादा चाहिए। उसी तरह से अगर बाइक को ही आगे खींच देना है तो बाइक को ताकत ज़्यादा चाहिए। तो ये जो दोनों पार्टिकल है, ये दोनों को जब दूर करना है तो इनमें ताकत देना होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी देना होगा। वह एनर्जी हम दे देंगे तो यह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी देना होगा, ताकि इसके बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ जाए। और जब 2 पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ जाएगा, यानी दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो खिंचाव है, वो घट जाएगा, तो ये कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। तो यही कन्वर्ट करना है इसमें। ये कन्वर्जन फिर इसी तरह से उल्टा, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो इनका पार्टिकल जो एनर्जी रिसीव कर लिया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, उसको घटाना होगा। इस एनर्जी को घटा देना होगा ताकि ये पार्टिकल आपस में सट जाएं और इंटर पार्टिकल फोर्स इनके बीच का बढ़ जाए।
तो इसमें एनर्जी जब निकालेंगे तो ये लिक्विड, और इससे एनर्जी कम करेंगे तो सॉलिड। तो जनरली जैसे सॉलिड आइस है, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड को गर्म कर देंगे यानी वाटर को, तो वो गैस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गर्म करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी जो आपके घर में खाना बना है उसमें जो गैस बना हुआ है, तो उसको ठंडा आप करेंगे तो आराम से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ठंडा करना होगा, इसी तरह से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ठंडा करना होगा। यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर के थ्रू हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इनमें जो है सबसे पहला जो है फिजिकल स्टेट को चेंज करने का वे, वो है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करके इन्हें हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या इसी के जस्ट कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड बदल सकते हैं। सेकेंड, जो आपके घर में जो गैस आता है खाना बनाने वाला गैस, वो खाना बनाने वाला गैस लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको आप हिला करके देखेंगे तो अंदर से आवाज़ आता है लिक्विड का, लगता है कि अंदर में पानी भरा हुआ उस टाइप का। तो एक्चुअल में तो वो गैस है, नाम ही है उसका गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन लिक्विड के साथ पेट्रोलियम लगा हुआ, लिक्विड किया हुआ, पेट्रोलियम को कैसा फॉर्म में, लिक्विड। तो वहाँ प्रेशर दे दिया जाता है, वहाँ उसको इतना प्रेस किया जाता है कि जो गैस में जो कण के बीच दूरी है वो सट जाए, कण के बीच जो दूरी ज़्यादा है वो आपस में चिपक जाए। तो ये प्रेशर से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके घर जो खाना बनाने वाला गैस है, या CNG जो गैस है, यह गाड़ी वगैरह चलने के लिए, वो सारा गैस लिक्विड फॉर्म में प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। उसको दबा करके 19 kg गैस को इतना छोटा टैंक में भर दिया जाता है। तो जो पार्टिकल है इस पे दबाव पड़ता है, पार्टिकल पे दबाव पड़ने के कारण यह आपस में सटने लगता है, और जैसे ही करीब आने लगेगा तो लिक्विड बन जाएगा। इससे भी ज़्यादा करीब आएगा तो वो सॉलिड बन जाएगा। इससे भी ज़्यादा ये अगर करीब आ गया तो यह सॉलिड बन जाएगा। तो प्रेशर से भी हम इस फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी सेकेंड, बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए एक एक कर पढ़ते हैं, हम सब समझते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने पर कौन कौन सा फॉर्म चेंज होता है, साथ ही साथ उसका क्या नाम है और किसका क्या टेम्परेचर होता है, यह सब समझते हैं एक कर। तो सबसे फर्स्ट है मेल्टिंग। ये मेल्टिंग क्या है, तो द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कैन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। वैसा प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठोस पदार्थ को, सॉलिड पदार्थ को, सॉलिड मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा, तो ऑन हीटिंग, गर्म करने के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस स्टार्टेड टू कन्वर्ट लिक्विड, स्टार्ट करता है, शुरू करता है। जैसे बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद ये सबसे पहले पिघलना स्टार्ट किया जब से, वही टेम्परेचर हो गया मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे शुरू से लेकर लास्ट तक टेम्परेचर सेम होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको बतलाएंगे थोड़ी देर के बाद, अगले जो पार्ट आएगा उसमें लेटेंट हीट के बारे में बतलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो मेल्टिंग क्या है, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है इनके बीच का पार्टिकल का गैप बहुत कम था, सॉलिड था। तो इसको जैसे ही हम हीट दिए, यहाँ से गर्म किए, तो ये जो इसमें हीट गया, हीट जाने से इसका पार्टिकल का जो मूवमेंट है, पार्टिकल जो वाइब्रेट करने रहता है, ये तेजी से वाइब्रेट करने लगा,
तेजी से वाइब्रेट करने के कारण आपस में धक्का देकर आपस में ये गैप बढ़ा दिया। जब इसके बीच का गैप बढ़ गया तो आपको बतलाए कि सॉलिड से लिक्विड सिर्फ गैप बढ़ाना है पार्टिकल को, उसी तरह से लिक्विड को गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको भी पार्टिकल के बीच का गैप ही आपको बढ़ाना होगा। तो इसको गर्म करने से इसको काफ़ी काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो एनर्जी के थ्रू ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। शुरू से लेकर लास्ट तक टेम्परेचर सेम रहेगा, ध्यान देना है। जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है और लास्ट तक जब तक एक बूंद भी पानी बचा हुआ है वो 0 डिग्री टेम्परेचर ही होल्ड किए हुए रहेगा। इसी तरह से यदि आप वैक्स को, मोम को मेल्ट करना चाह रहे हैं तो जो वैक्स है वो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी गर्म करते करते आपको इतना टेम्परेचर पहुंचा देना है। इसके बाद ये मेल्ट करना वैक्स, इस पे वैक्स मेल्ट करना स्टार्ट करता है और लास्ट तक फिर वही टेम्परेचर रहेगा। क्यों वो रहेगा वो बतलाएंगे अगले पार्ट में। लेटेंट हीट के द्वारा वो होता है, लेटेंट हीट के रूप में जाता है, वो बतलाएंगे उसमें फिर। तो ये 63 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह से जो आयरन है आपके घर में उसको भी मेल्ट किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। ये जनरल वे में हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल एक भट्ठी बना दिया जाता है, रूम, जिसमें टेम्परेचर बाहर अंदर नहीं हो सके और अंदर ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है। वो 10th क्लास में फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम सब समझेंगे। तो ये टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेल्ट जितना भी मैटर है वो सारा मेल्ट करेगा। तो सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट हुआ तो ये प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे ये पिघलना स्टार्ट किया वही टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आप इससे स्पष्ट हो चुके होंगे। अब चलिए सेकंड हम सब समझते हैं, ये भी है बाय चेंजिंग टेम्परेचर का ही पॉइंट। सेकंड है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है वो कहलाएगा बॉइलिंग। जैसे लिक्विड है आपके पास, वाटर ही है, पार्टिकल के बीच में इस तरह से गैप, इसको जैसे ही आप हीट देंगे, गर्म करेंगे बर्नर पे रख करके, तो गर्म करने के बाद इसमें हीट एनर्जी जाएगा। वो हीट एनर्जी इसके पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ा देगा, वाइब्रेशन बढ़ा देगा। वाइब्रेशन बढ़ने के पश्चात ये इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे ही गैप बढ़ने लगेगा तो गैस में कन्वर्ट हो गया। यानी एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए हमें पार्टिकल के गैप पे ही विचार करना होगा। इसी के चलते आप सबको शुरू से लेके लास्ट तक मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप जो है इस फिगर को समझ लें। इस टॉपिक में कहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, बशर्ते कि आप इसे ढंग से समझ जाते हैं। तो बॉइलिंग वही हो गया कि यानी द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैस and the temperature at which liquid can start converting into gas। जिस वैसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, सारा कन्वर्ट नहीं होता है, जिस समय शुरू ही करता है वेपर बनना, वही टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी जिस समय बॉयल करना स्टार्ट किया उस समय से लेकर अगर एक बूंद भी जल बचा हुआ है तो टेम्परेचर सेम होता है पूरे का, नो चेंज, कहीं कोई चेंज नहीं करता है। आप हीट देते जाएंगे फिर भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर। क्यों नहीं होता है वो अगले पार्ट जब लेटेंट हीट बतलाएंगे उसमें उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये था बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट किया वो है बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट
78 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को मिला करके आप हीट कर रहे हैं, यानी पानी और एल्कोहल दोनों है, तो पहले एल्कोहल उड़ जाएगा वेपर के रूप में। पानी तब तक नहीं उड़ेगा जब तक एक बूंद भी इस पर एल्कोहल है, और ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस बाद में पहुंचेगा, 78 को खत्म होने के बाद, तो ये जो है पानी उस समय गर्म होगा। इसी का यूज नाटक वगैरह जो प्ले गांव में होता है उसमें किया जाता है। एक मनुष्य को लिटा करके और इस पर एक चादर उड़ा दिया जाता है। इस चादर में आग लगाने के बाद भी अंदर में मनुष्य जीवित बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये जो चादर है इसको अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सचर में डुबाया हुआ रहता है। अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में डुबा दिया जाता है, भिगाया हुआ होता है ये चादर को। चादर में जैसे ही आप आग लगाना स्टार्ट करेंगे अल्कोहल जलने लगेगा, अल्कोहल जलने लगेगा, और फिर धीरे धीरे जो है वाटर का टेम्परेचर, जब तक अल्कोहल जरा सा भी बचा हुआ है वाटर का टेम्परेचर नहीं रिसीव करेगा, तो अल्कोहल पूरी तरह से जब जल जाएगा तो वाटर फिर जो है वेपर बनने लगेगा, और जब वाटर वेपर बनेगा तब ये जो है इसके ऊपर जो चादर आप लगाए थे वो जलेगा। यानी टाइम काफ़ी मिल जाता है, तो अंदर वाला ह्यूमन सेफ बच जाता है। इस तरह से आपको प्ले में दिखाया जाता है किसी मनुष्य को जलाते हुए। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कंडेंसेशन और फ्रीजिंग के बारे में। कंडेंसेशन कहता है द प्रोसेस बाय विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या है, गैस है तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के मतलब इनके पार्टिकल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इधर उधर घूम रहा है, ये इधर उधर बिल्कुल घूम रहा है, एनर्जी ज़्यादा है। अब एनर्जी को इनका खींच लेना है, कम कर देना। एनर्जी को कम करने के लिए इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने से जैसे ही इनका एनर्जी घटेगा ये आपस में धीरे धीरे चिपकने लगेगा, और यही जो चिपक जाता है यानी पार्टिकल के बीच का गैप जब घट गया तो वही चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में। तो गैस यहाँ चेंज हो गया लिक्विड फॉर्म में, गैस का डिस्टेंस घटा। फिर इस लिक्विड को और ज़्यादा सटाएंगे तो वही लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया का नाम है कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर के ऊपर में आप कोई बर्तन को रख दें तो एटमॉस्फेयर के थ्रू वो ठंडा होकर के वाटर में बदल जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट कहता है लिक्विड टू सॉलिड चेंज इज नोन एज फ्रीजिंग। जैसे आप वाटर को फ्रीज में रख देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ये जो कन्वर्जन है इस प्रक्रिया का नाम है फ्रीजिंग। इसमें भी लिक्विड है, उसके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम अगर आप कर देंगे यानी सट जाएगा आपस में, तो यही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बीच का गैप कम करने के लिए यानी इसके एनर्जी को हमें कम करना होगा, इसमें जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसे हमें कम करना होगा। कम करने के लिए इसे ठंडा कर देंगे, कोल्ड करेंगे हम फ्रीजर में रख के। कोल्ड करने से इनके पार्टिकल में जो ताकत है जिसके थ्रू ये हिल रहे हैं इधर उधर, ताकत घट गया इनका। ताकत घटने से ये धीरे धीरे आपस में चिपकने लगते हैं, और जब दो पार्टिकल नज़दीक हो गए अपने तो यही हो जाता है सॉलिड में कन्वर्जन। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम वाटर को यानी लिक्विड को आइस बनाया, सॉलिड बनाया, वो प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। अब चलिए इन चारों से समझने के बाद एक पॉइंट जो आपको बार बार बतला रहे थे पार्ट 3 में, कि अगर सॉलिड है यानी बर्फ है, ये पिघलना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और पूरा बर्फ भी पिघल जाएगा
तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बशर्ते कि आप हीट भी देते रहें। यह भी देना, यह भी नहीं कि बंद कर देना। आप हीट भी जो यदि देते ही रहेंगे फिर भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर हुआ क्या? जो आप हीट दे रहे हैं ये गया कहाँ? तो देखिए, सॉलिड यानी पार्टिकल के बीच गैप कम है, इनके बीच गैप को बढ़ाना है। गैप बढ़ाने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसमें खपत हो जाता है जो आप हीट दे रहे हैं। तो जब तक पानी में पूरा नहीं बदल सकता, बर्फ का छोटा भी टुकड़ा रहेगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा बर्फ पिघल जाएगा फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा और बढ़ते बढ़ते 100 तक जाएगा, जो वाटर वेपर बनता है। और वाटर वेपर बनने के बाद फिर शुरू जब हुआ वाटर वेपर, उस समय से लेकर के लास्ट तक, जब तक पानी का एक बूंद भी बचा हुआ है, टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में एनर्जी खपत हो गया। तो इस बीच यानी जैसे मेल्टिंग अगर यहाँ हो रहा है, तो मेल्टिंग स्टार्ट होने से लेकर के मेल्टिंग लास्ट होने तक जो 0 डिग्री टेम्परेचर रह गया इसका, तो इसमें जो एनर्जी दिया वही एनर्जी कहलाता है लेटेंट हीट, क्योंकि वो गुप्त है, छुपा हुआ है। और लेटेंट मीन्स होता है गुप्त, छुपा हुआ। तो इसका डेफिनेशन है द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। वैसा हीट एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट भी नहीं आता है। जैसे बर्फ फ्रिज से निकाले तो -4 डिग्री सेल्सियस या -2 जो भी है, तो उसे 0 तक लाने में एनर्जी लगा, वो लेटेंट हीट नहीं है, ध्यान देना। -2 से 0 में लाने में हमें जो हीट लगा वो लेटेंट हीट नहीं है। लेकिन 0 आ गया उसके बाद 0 तक, यानी पूरा बर्फ पिघलने तक जो एनर्जी हम इसमें दे रहे हैं वही एनर्जी कहलाता है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मेल्टिंग के दरमियान आपने लेटेंट हीट दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो वेपोराइजेशन के दरमियान आपने जो हीट दिया। अब एक और चेंज होता है टेम्परेचर के थ्रू, जिसे कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या नाम है उसका? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और द चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड। यानी सॉलिड बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में यदि बदले तो यही कहलाता है प्रक्रिया सब्लिमेशन। यह कौन सी प्रक्रिया कहलाई? इसका नाम है सब्लिमेशन। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होना या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट होना डायरेक्टली बिना बीच में चेंज किए, अगर ये लिक्विड बदलता है तो सब्लिमेशन नहीं कहलाएगा। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलना चाहिए और गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदलना चाहिए। तो यही जो प्रक्रिया कहलाता है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज सब्लिमेशन, यानी जिस पर सब्लिमेशन होता है यह सब्सटेंस का नाम है सबलाइम। यह सब्सटेंस कहलाता है सबलाइम। एंड द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग
द वेपर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट, यानी ये जब गैस में बदल गया और इसे आप ठंडा करके फिर से सॉलिड बना लिए, तो ये जो बना फिर से, ये कहलाएगा सब्लिमेट। सब्लिमेट तो यानी सब्लाइम जो गैस में कन्वर्ट हुआ और जो गैस फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो ये कहलाया है आपका सब्लिमेट। इसी का यूज डांसिंग में या कोई मूवी वगैरह में जो है दिखाया जाता है कि नहीं, आकाश में सब लोग रह रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो आकाश का जो कंस्ट्रक्शन, अब तो शादी विवाह में भी ये किया जाता है, तो उसमें ड्राई आइस होता है, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें ड्राई आइस नीचे में रख दिया जाता है। ये ड्राई आइस बाहर आते ही गर्म होने पे डायरेक्ट ये कन्वर्ट होता है गैस में, तो इसका गैस वाइट कलर का होता है और वो देखने में आपको लगता है बिल्कुल आकाश टाइप का फील होता है। तो ड्राई आइस का वहाँ यूज़ सिनेमा में या कहीं भी उसको बेहतर दिखाने के लिए किया जाता है। तो कुछ सब्सटेंसेज हैं जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, जैसे आयोडीन, कैम्फर, कपूर, इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब। और जो आपका ये बतलाए कि ड्रामा या फिर फिल्म वगैरह में यूज़ किया जाता है, यह है ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यह है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होता है डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड टू गैस में। तो यही था चेंज ऑफ हीट पे बेस्ड फिनोमेना, जो कि मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज होता है, और उनका ये नाम था, ये सारा डेटा था। अब इसमें कुछ काउज टाइप का आएगा, जैसे हाथ में बर्फ रखते हैं तो ठंडा क्यों होता है, आपसे टीचर पूछ देंगे या एग्जाम में पूछ देता है आपसे कि व्हेन वी होल्ड ए पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड इट फील्स वेरी कोल्ड। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही आप बर्फ हाथ में रख लें और 0 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वाला बर्फ है वो ज़्यादा फील करेगा कोल्ड। दोनों हाथ में, एक में पानी रख लें, एक में बर्फ रख लें, तो बर्फ जिस हाथ में है वहाँ ज़्यादा कोल्ड फील होगा, आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो अब आपके मन में विचार आ रहा कि दोनों में जब 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इसमें ज़्यादा क्यों फील होगा। तो देखिए, समझिए इस बात को। यहाँ है वाटर, वाटर को 100 डिग्री पर गर्म करने पे उसका स्टेट चेंज होता है, लेकिन इसमें है बर्फ, आइस, तो आइस 0 पर आने पे ही इसका स्टेट चेंज होने लगेगा, और स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, तो आपके बॉडी से हीट ले लेगा, और जहाँ भी आपका हीट एग्जॉस्ट हुआ, निकला है आपके बॉडी से, तो आपको कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। इसी तरह से इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि द बर्न्स caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। यानी अगर आपका हाथ कहीं जल गया है स्टीम के थ्रू और बॉइलिंग वाटर के थ्रू, तो स्टीम से अगर जलेगा तो ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों भाई? स्टीम का भी टेम्परेचर 100 है और जो वाटर बॉइलिंग कर रहा है उसका भी टेम्परेचर 100 है, तो स्टीम से क्यों ज़्यादा खतरा पहुंचा आपको? देखिए, स्टीम जो है टेम्परेचर तो 100 ही शो हो रहा है, लेकिन और उसमें तो हीट आप दे रहे हैं ना, लेटेंट हीट उसमें और मिला हुआ है, तो जहाँ ज़्यादा हीट मिलेगा वहाँ क्षति ज़्यादा पहुँचेगा। जैसा आप बॉडी जब डेथ कर जाता है तो उसमें ज़्यादा हीट दे करके नहीं उसे जलाते हैं हम सब, तो बॉडी में ज़्यादा जब हीट जाएगा तो वो जलेगा ज़्यादा, तो लेटेंट हीट मिला हुआ हीट जाता है वाटर वेपर के थ्रू, तो ये जो वर्निंग काउज करता है वो ज़्यादा वर्न करता है। इस तरह से आपका जो है टेम्परेचर बेस पे जो चेंजिंग था वो सारा खत्म हो गया। अब हम सब पढ़ेंगे प्रेशर से क्या चेंज होता है और उसका क्या नाम है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेशर चेंज करने पर क्या क्या होता है, चेंज क्या क्या होता है फिजिकल स्टेट में।
तो अभी तक हम सब देख चुके थे कि जो गैसियस मैटर या गैसियस स्टेट में जो भी मैटर होता है उनके पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होता है। उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब जैसे ही हम इसे प्रेस करने का प्रयास करेंगे किसी बर्तन में रख करके, ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस जैसे ही देंगे तो इनका पार्टिकल आपस में चिपकने लगेगा, एक दूसरे के पास आने लगे। एक दूसरे के पास आने का मतलब इनके बीच जो गैप है वो गैप कम होने लगेगा, और जैसे ही इनके बीच गैप कम जाएगा तो यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज़्यादा अगर हम प्रेशर दे दिए तो यह जो है फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस कन्वर्जन के दरमियान जैसे ही आप इसे प्रेस कर रहे हैं, इनके पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी होता है, वो इधर उधर कंपन कर रहा होता है। जब वो कंपन कर रहा होता है और ऊपर से आप दबा रहे हैं, या मूवमेंट में भी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बाहर रिलीज होगा। उस वजह से यह बर्तन को गर्म कर देता है। जिस भी यूटेंसिल में आप इसे रखे हुए हैं गैस को और प्रेस कर रहे हैं, उस बीकर को ये गर्म कर देता है, अपना हीट बाहर निकालता है। तो इसके लिए इसे कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। इस तरह से यह प्रोसेस कंटिन्यू जारी होता है और फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपके घर का एलपीजी है, इसी का एग्जाम्पल है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह एक्चुअल में गैस होता है, लेकिन इस पर प्रेशर दे करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। ये जो सिलेंडर घर में आपका आता है, इस सिलेंडर में प्रेशर दे करके इतने छोटे सिलेंडर में 19 केजी 14 केजी ये सब गैस भर दिया जाता है। जैसे ही आप अपने गैस का रेगुलेटर ऑन करते हैं तो इसके ऊपर जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो हट जाता है। यहाँ से क्लियर स्पेस उसे बाहर तक मिलता है पाइप के थ्रू, जो बर्नर आपका होता है वहाँ तक। जब क्लियर स्पेस मिला तो प्रेशर जितना ज़्यादा था वो प्रेशर अब कम गया। प्रेशर जैसे ही कमता है तो इनका पार्टिकल आपस में दूर जाने लगता है। प्रेशर की वजह से नज़दीक आया था, ना कि खुद से। जैसे ही प्रेशर यहाँ से हटा तो पार्टिकल दूर जाने लगता है, और जो इससे निकलता है वो गैस के रूप में निकलता है, और उसी का यूज हम लोग खाना बनाने में करते हैं। खाना उसी के थ्रू हम सब पकाते हैं, यह जो गैस निकलता है इससे। तो देखने में बाहर लगता है वो गैस, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड वो कैसे बना भाई, तो कंप्रेस करने के बाद, प्रेशर देने के बाद। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम आपने सुना होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग रिलीज करते हैं, लेकिन रिलीज करने में प्योर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसमें कुछ और भी मिला होता है। लेकिन जो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के फॉर्म में होता है, उसके ऊपर प्रेशर दे करके सॉलिड बना दिया जाता है। इसके ऊपर गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर प्रेशर दे करके इसे कूल करते हुए इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी सॉलिड को, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, इसे हम सब ड्राई आइस कहते हैं। यह नॉर्मल आइस से ज़्यादा कूल होता है। इसका कैपेसिटी नॉर्मल आइस से ज़्यादा कूल करने का होता है, और इसका यूज जो है नाटक वगैरह में या कहीं पे जो दिखाना होता है कि यह स्वर्ग है, या धरती पे जो देखते हैं कि गैस टाइप का ऊपर की ओर जाते रहता है, वो इसी ड्राई आइस के कारण होता है। ड्राई आइस लगा करके आपको धरती नीचे नहीं दिखेगा कि क्या है। बिल्कुल शादी वगैरह में भी अब उसका यूज होता है, वो जयमाला वगैरह में स्टेज पे नीचे से गैस क्रिएट करने के लिए पूरा आपको उजला उजला धुआं टाइप का दिखेगा। तो इसी ड्राई आइस के बदौलत वो जो है वहाँ रिलीज किया। जैसे ही ड्राई आइस को बाहर रखेंगे, इसके ऊपर का प्रेशर हट जाता है और ये गैस में बनने लगता है। तो प्रेशर से जो है हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर के। अब ये डिपेंड करता है कि कौन मैटर है, उस पर कितना प्रेशर देना होगा, और उतना प्रेशर हम देने में समर्थ हैं या नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन प्रेशर के द्वारा जितना भी सब्सटेंस है उसके फिजिकल स्टेट को चेंज किया जाता है। इसी में प्रेशर के द्वारा एक इवेपोरेशन, इसी में आने वाला एक टर्म है। ये जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के द्वारा। तो ये इवेपोरेशन क्या है,
इसके बारे में डेफिनेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस even below its boiling point। लिक्विड टू गैस कन्वर्जन आप जो है वेपोराइजेशन में भी देख चुके हैं। वेपोराइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का मेथड गर्म करके उसी को वेपोराइजेशन कहा जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में कहता है इवन रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुंचे भी गैस में बनने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुंचे गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे बिना पहुंचे भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। अब चलिए समझते हैं कि तो ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे वाटर का था, वाटर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा वेपोराइजेशन में, तब तक ये जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं होता था। लेकिन इवेपोरेशन में जैसे आप छत पर कपड़ा रखते हैं धूप में सुखाने के लिए, तो वो 100 डिग्री तक नहीं पहुंचता है, आपका कपड़ा इतना गर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका कपड़ा सूख जाता है। जो आपके कपड़ा में जो वाटर रहता है वो वेपर के रूप में बदल के उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए उसे देखते हैं। लार्ज एरिया, जैसे ये बड़ा सा बीकर, ये बीकर में अगर वाटर रखा हुआ है, पानी पहले से ऐसे रखा हुआ बहुत सारा, तो ये जैसे ही सनलाइट आएगा तो सनलाइट नीचे तो नहीं मिलेगा। आप हीट देते थे तो नीचे मिलता था, हीट देते थे तो नीचे पेंदी में आप देते थे, जबकि उड़ सकता है सब्सटेंस तो ऊपर से, नीचे से तो उड़ नहीं सकता है। तो ये क्या करता था कि यहाँ हीट लिया, ये बगल वाले को दिया, ये बगल वाले को दिया, और इस तरह से ये उड़ना स्टार्ट करता था। नीचे वाला को बॉइलिंग पॉइंट मिल ही नहीं पाता था, ऊपर वाला को जल्दी से मिल जाता। लेकिन जैसे ही इवेपोरेशन होता है, यानी सनलाइट से ये जनरली होता है, ऊपर से इसमें लाइट दिया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। वेपोराइजेशन में नीचे से गर्म किया जाता है, लेकिन इवेपोरेशन में ऊपर से गर्म किया जाता है। तो जैसे ही ऊपर आप गर्म किए तो ये सब पार्टिकल अपना जो है बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लिया। ऊपर ये पानी था तो 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, नीचे ये देता तब तक ऊपर वाला सब्सटेंस गैस बन गया, और गैस बन के ऊपर उड़ गया, नीचे वाला को टेम्परेचर नहीं मिला। ऊपर उड़ने के बाद फिर नीचे वाला जो लेयर है उसको फिर इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लिया, और बॉइलिंग पॉइंट गेन करने के बाद वो भी गैस में उड़ गया, और फिर नीचे वाला, इस तरह से लेयर वाइज इसमें जो है इवेपोरेशन होता है, यह कन्वर्जन इनटू गैस होता है। लेकिन वेपोराइजेशन में ऊपर से होता है, लेकिन नीचे से टेम्परेचर दिया जाता है। तो ये था वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस। अब हैं कुछ टर्म्स जो अफेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को। वेपोराइजेशन हम सब पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये क्या क्या इफेक्ट करता है, तो मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर, सेकेंड वाइंड स्पीड, थर्ड ह्यूमिडिटी, और फोर्थ सरफेस एरिया। अब चलिए एक एक को समझते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपका क्लॉथ जल्दी से सूख जाता है। सूखने का मतलब उसमें जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो गया। तो यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा।
यही यदि टेम्परेचर कम है यानी ठंडा का दिन है तो आपका कपड़ा जो होता है क्लॉथ बहुत देर से सूखता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन वहाँ स्लो हो गया। तो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन इवेपोरेशन इंक्रीजेज एंड इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर देन इवेपोरेशन डिक्रीजेज। इसी तरह से वाइंड स्पीड, अगर हवा तेज चल रही है तो आपका कपड़ा जल्दी सूखता है। जल्दी सूखने का मतलब इवेपोरेशन फास्ट है। जिस समय आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है उस समय आप मान के चलें कि इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो वाइंड स्पीड यदि तेज है तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में यदि ज़्यादा वाटर वेपर रहेगा, जल की बूंदें ज़्यादा रहेंगी एयर में, तो इनका टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। यही यदि ह्यूमिडिटी कम है यानी वाटर वेपर कम है एयर में तो इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट कहता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस में आप पानी को रखेंगे उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। कपड़ा भी जो है एक जगह उसे बांध करके आप रख दे सिर्फ निचोड़ करके वो, और एक पूरा फैला देते हैं वो, तो जब आप कपड़ा को फैला देते हैं उस वक्त जो है जल्दी से सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल गया। सरफेस एरिया ज़्यादा मिला तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया कम मिला तो इवेपोरेशन स्लो होगा। यही के चलते जो भी आप कपड़ा सुखाने जाते हैं तो उसे फैला करके रखते हैं, एक जगह नहीं रखते हैं। क्योंकि एक जगह रखेंगे तो उस ऊपर में जो है, जैसे ये क्लॉथ है तो सिर्फ इसी एरिया पे इवेपोरेशन होगा, तो यही कपड़ा सूखेगा, अंदर गीला रह जाएगा जब आप मोड़ के रख रहे हैं। जैसे ही आप फैला दिए इसे तो यहाँ भी मिल रहा है एयर, यहाँ भी टेम्परेचर सब जगह मिल रहा है, तो सभी जगह से ये ड्राई होने लगता है और बिल्कुल जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। इसी का यूज सॉल्ट बनाने में किया जाता है। सी के किनारे में जो होता है पार्ट, बड़ा बड़ा लैंड होता है, वहाँ जब सी में वेव उठता है तो सारा पानी ऊपर आ जाता है और उसे इस तरह से मिट्टी का जो होता है बाउंड्री आल बना के बंद कर दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ता है तो ऊपर से वाटर जो है इवेपोरेट होने लगता है। वाटर इवेपोरेट होने के पश्चात नीचे में यह सी सॉल्ट बचता है, जो समुद्री नमक है वही बच जाता है लेयर के रूप में। इसे निकाल करके फिर से प्योरीफाई करके हम सब यूज़ करते हैं। तो ये जो है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। अब इसमें आने वाले कुछ काउज हैं जिसे हम सब समझते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में आप सब देखते होंगे कि मटका हर जगह लगा होता है, या घर में भी जो लोग अब तो ज़्यादा ये फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के दिनों में जब फ्रिज नहीं होता था तो मटका का, या अभी भी जो हेल्दी रहना चाहते हैं वो मटका का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मटका पानी को ठंडा कैसे कर देता है? ये जो मटका है इसके अंदर जब आप वाटर रखते हैं तो ये कूल कैसे होता है? बाहर वाला टेम्परेचर से ठंडा कैसे हो जाता है? इसमें तो कोई मशीन है नहीं, कोई बाहर से भूत आया नहीं, तो ये टेम्परेचर ये ठंडा कैसे हो जाता है? तो चलिए इसे समझते हैं। ये जो मटका है आपके यहाँ होता है, इसमें स्मॉल पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके थ्रू अंदर से वाटर थोड़ा थोड़ा बाहर रिसते रहता है, थोड़ा थोड़ा ये बाहर की ओर ऐसे रिस रहा है, रिसा हो रहा है बाहर की ओर, और बाहर से यहाँ से एयर जा रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो एयर मिला, टेम्परेचर मिला, तो इसे बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लिया। ये ऊपर वाला जो है बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट गेन करके ये उड़ने लगा। बॉइलिंग पॉइंट गेन करने के लिए ये अंदर से भी टेम्परेचर लिया, अंदर वाला जो पानी है इसका भी टेम्परेचर खींच लिया और बाहर वाला एयर का भी, और ये उड़ने लगा ऊपर की ओर। इसी तरह से जब ये उड़ जाएगा तो फिर दूसरा वाटर
ड्रॉपलेट आएंगे और ड्रॉपलेट फिर से उड़ जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस जारी होता है। तो अंदर में जो टेम्परेचर बढ़ भी सकता था वो बाहर वाला ले करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो मटका होता है इसके अंदर का पानी जो है हमेशा कूल होता है और हमारे बॉडी के लिए भी वो हेल्दी होता है, क्योंकि ये नॉर्मल वे से कूल किया गया है। ऐसे कूल करने का इसका बहुत सारा प्रोसेस है, अलग से या ड्राई आइस से भी कूल कर सकते हैं, फ्रीजर में भी, लेकिन ये जो है हेल्दी रहने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मटका वाला। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। गर्मी के दिनों में आप डॉग को देखते होंगे कि वो हमेशा अपना जीभ निकाल करके हाँफते रहता है, जीभ निकाल करके वो हाँफते रहता है। तो ऐसा क्यों वो करता है? तो चलिए इसे समझते हैं। इसका जीभ जैसे ही बाहर आता है तो आप देखेंगे कि इस पर पानी का छोटा छोटा बूंद जमा हो जाता है। ये पानी का बूंद एयर के कांटेक्ट में आने पर बॉइलिंग पॉइंट गेन करके उड़ने लगता है, जिसमें वो जो डॉग है उसका बॉडी टेम्परेचर भी ये लेता है, साथ साथ एयर का भी टेम्परेचर लेता है और ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है। जब इसका बॉडी का टेम्परेचर ये लिया तो इसका बॉडी कूल हो जाएगा, अच्छा फील करेगा, ठंडक महसूस करेगा। तो ये जीभ निकाल करके हाँफ करके ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो डॉग होता है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसी तरह से हम सब भी जब गर्मी में थक जाते हैं या दौड़ करके तो कोई कोई बच्चा जो है अपना मुंह खोलने लगता है। मुंह खोलने से क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। उसके मुंह में जो सलाइवा होता है, लार जो होता है, जब इवेपोरेशन फास्ट हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर लिया इवेपोरेट होने के लिए। जैसे ही बॉडी का वो टेम्परेचर लिया तो हमारा बॉडी जो है कूल फील करता है, ठंडा फील करता है। इसी तरह से अगर आपका बॉडी है, आप इंजेक्शन दिलवाने जाते हैं तो यहाँ स्प्रिट डॉक्टर लगाते हैं। जो स्प्रिट लगाए तो आपको यहाँ कूल फील होता होगा, ठंडक फील होता होगा। तो क्यों ठंडक फील होता है भाई? तो ये जो स्प्रिट आपने यहाँ लगाया, ये स्प्रिट आपके बॉडी से टेम्परेचर लेकर के इवेपोरेट होने लगा। जब बॉडी से टेम्परेचर ये ले लिया तो बॉडी का टेम्परेचर मेरा घट गया, और घट गया यानी हम कूल फील करेंगे। अब कुछ और काउज समझते हैं कि जो फैन है हमारे घर में, फैन चलता है तो हमें ठंडक महसूस होता है। पंखा चलने के बाद हम अच्छा फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पंखा जो है ऊपर से एयर नीचे की ओर प्रेस करता है और आपका बॉडी जो ओपन होता है इस पर स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। ये पसीना एयर के कांटेक्ट में आने पर बॉडी से आपका लेटेंट हीट ले करके इवेपोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है ये पसीना। इसी के चलते जब पंखा चलेगा तो आपके बॉडी पर पसीना नहीं होगा, क्योंकि वो उड़ जाता है, इवेपोरेट होता है। जब ये इवेपोरेट हो रहा है तो आपके बॉडी से टेम्परेचर ले रहा है, और जब आपके बॉडी से टेम्परेचर लेगा तो ये जो आपका बॉडी है कूल फील करेगा, ठंडा का एहसास होता है। तो पंखा है, कूलर है, ये सब से इसी तरह से ठंडक एहसास होता है, हम ज़्यादा कूल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो यही था इवेपोरेशन के बारे में। अब एक दो कॉज और देख लेते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में आपको कहा जाता है कि कॉटन क्लॉथेज पहनना है। कॉटन क्लॉथेज पहनना बेहतर कंफर्टेबल होता है, आराम का एहसास करवाता है। तो ये क्यों आराम का एहसास करवाता है? तो जो कॉटन क्लॉथ होता है ये आपके बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीना को सोख लेता है। पसीना को सोखने के बाद बाहर से इस पे टेम्परेचर जैसे ही मिलता है तो ये आपके बॉडी वाला हीट लेकर के इवेपोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है। जब ये इवेपोरेट होने लगेगा तो टेम्परेचर लिया कहाँ से? आपके बॉडी से। जब आपका बॉडी टेम्परेचर दिया तो आपके बॉडी में टेम्परेचर घट गया, और जब वहाँ टेम्परेचर घट गया तो यहाँ ठंडक का एहसास होगा आपके बॉडी को। तो यही कॉटन क्लॉथ करता है। ये इसी की जगह अगर सिल्क रहेगा तो उतना बेहतर वो एब्जॉर्बर नहीं है, वाटर का पानी को उतना बेहतर नहीं सोख सकता है। तो आपका पसीना को ये बेहतर से नहीं सोख सकता, और जब नहीं सोखेगा पसीना तो इवेपोरेशन फास्ट नहीं होगा, वो स्लो हो जाएगा। तो सिल्क क्लॉथ पहनेंगे अगर गर्मी के दिनों में तो हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे,
लेकिन इसी के जगह अगर कॉटन क्लॉथ पहनेंगे तो वहाँ हम सब कंफर्ट फील करेंगे, अच्छा एहसास होगा। अब एक काउज और देखते हैं, जो हम सब चाय पीते हैं, चाय को सॉसर में यानी जो छोटा वाला प्लेट होता है इस सॉसर में रख के पी लें और एक कप में रख के पी लें। तो सॉसर में रख के आप जल्दी पी जाएंगे, फास्ट पी जाएंगे, लेकिन कप में देर लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कप है इसमें बहुत कम एरिया है इसे कूल होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए। तो इवेपोरेशन स्लो होगा, यानी ये ठंडा धीरे धीरे होगा। इसी के जगह सॉसर में बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो इसमें इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होता है, तो ये ठंडा जल्दी हो जाता है। तो अगर हम सॉसर में चाय पीना चाहें तो बिल्कुल जल्दी पी जाएंगे, लेकिन ये जो कप में पिएंगे तो देर लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ। तो यही सब कुछ काउज थे। अब हमें लगता है कि आप पूरी बेहतर तरीक़ा से इवेपोरेशन को, इवेपोरेशन वेपोराइजेशन में डिफरेंस को ये सब समझ गए। हम सब समझते हैं कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये दो न्यूएस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। 3 पहले से थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 न्यू डिस्कवर्ड स्टेट्स हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब एक एक कर समझते हैं कि प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा क्या है भाई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस का कलेक्शन है। ये क्या होता है? तो जैसे स्टार जो है, तारे, इनके पास इतना ज़्यादा हीट होता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि इसमें जो एटम है ये एटम बिखर जाता है। बिखरने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो ये एटम आयोनाइज हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये आयन और एटम मिल करके इसमें काफ़ी तेज साइन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत तेज ये चमकने लगता है। जब ये तेज चमकने लगेगा तब इसका लाइट बाहर बहुत तेज निकलता है, और यही हम सब देखते हैं कि तारा हमारे पास से बहुत तेज रोशनी देते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, यही प्लाज्मा की वजह से। तो प्लाज्मा क्या है हमारा? तो प्लाज्मा इज ए कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये प्लाज्मा अर्थ पे भी क्रिएट किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं उनमें भी प्लाज्मा बना करके तेज रोशनी प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह से नियॉन साइन बल्ब जो हैं उसमें नियॉन गैस भरा होता है, और इलेक्ट्रॉन पास करके इतना उसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे नियॉन साइन बल्ब है तो इसके नियॉन एटम जो है इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ भी इस पर चार्ज आ जाता है, तो चार्ज, एटम और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो नियॉन साइन बल्ब है वो काफ़ी तेज चमकता है और बहुत ज़्यादा रोशनी देता है। तो इसका यूज हम सब यहाँ धरती पर नियॉन साइन बल्ब बनाने में करते हैं। साथ ही साथ फ्लोरेसेंट ट्यूब में ये भी काफ़ी तेज रोशनी देता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा का। अब हमारा लास्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यही था लास्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके बारे में हम सब समझते हैं, व्हाट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। यह जो है बहुत ही कम डेंसिटी वाला गैस को एक्सेस कूलिंग के बाद ये बनता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद। वो कहता है इसका जो डेंसिटी होना चाहिए वो डेंसिटी 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। जो नॉर्मल एयर का डेंसिटी है उसका 100,000वां भाग, 100,000वां भाग जो होगा
इतना कम डेंसिटी वाला जो गैस होगा उसे एक्सेस कूल कर देंगे, उसके बाद जो बनता है, और टेम्परेचर भी उसमें सुपर लो, बहुत कम टेम्परेचर, और उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कूल करना होगा, बहुत ठंडा कर देंगे। किसे ठंडा करना है, तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाले गैस को तो जो बनता है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। बोस, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पे ये पड़ा। और नेक्स्ट आइंस्टीन, ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो ये ही दोनों मिलकर के पहले सत्येंद्र नाथ बोस इसके बारे में बतलाए थे, बाद में ये जो हैं आइंस्टीन इसके बारे में उसे डिटेल एक्सप्लेन किए, और ये फाइनली हम तक आ गया। तो ये इन्हीं दोनों के नाम पे रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यही था कुल 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें 2 टर्म और था जिसे हम सब पीछे नहीं देखे थे, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ब्राउनियन मोशन, ये कहता है जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे पार्टिकल अगर सिर्फ इसी तरह से कंपन कर रहे हैं, एक फिक्स्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो ब्राउनियन मोशन नहीं होगा। लेकिन ब्राउनियन मोशन मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। जिगजैग मोशन है, उनका फिक्स्ड कोई पाथ नहीं है, तो वो जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इस मोशन के बारे में चर्चा रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था सबसे फर्स्ट में। उन्होंने वाटर में पोलन ग्रेन को छोड़ करके उसे ऑब्जर्व किया था। पोलन ग्रेन को छोड़ करके इसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के पश्चात उन्होंने देखा कि इनके पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इधर उधर है, जिगजैग है। तो इसी के आधार पर उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ गया ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन थे तो नाम पड़ गया इसका ब्राउनियन मोशन। तो ये जिगजैग मोशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड और गैस, यानी कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल को अगर लिक्विड या गैस में डाले और उनका मोशन जिगजैग हो, फिक्स्ड बिल्कुल नहीं हो, तो उसे कहा जाएगा ब्राउनियन मोशन। अब एक लास्ट पॉइंट है, इसे हम सब समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन के बारे में कहता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी 2 सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कोई भी 2 सब्सटेंस को एक दूसरे में मिलने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन, वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन सॉलिड का गैस के साथ भी हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड के साथ भी हो सकता है। जैसे आप घर में पेंट या कलर तैयार करते हैं होली के समय में, होली वाला फेस्टिवल में, तो कलर सॉलिड पार्टिकल है और ये मिल गया किस में, डिफ्यूज हो गया किस में, वाटर में। तो जो बनता है, जो कलर किसी पे आप स्प्रेड करते हैं, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा बना भाई, तो यही है डिफ्यूजन। यही डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, घर में आपकी माँ जब खाना बना रही होती है किचन में, तो आपके नाक तक स्मेल आ जाता है और आप बतला देते हैं क्या रोटी बन रहा है या कुछ बेहतर भोजन बन रहा है हमारे लिए। ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ खाना से जो है, जैसे आपके यहाँ कुछ बेहतर ही भोज्य पदार्थ बन रहे हैं, तो इनका जो पार्टिकल्स है वो एयर में उड़ता है और एयर में इंटरमिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और एयर के साथ, एयर चूँकि हमेशा बहने वाला चीज़ है, तो यहाँ से बहते बहते ये आपके नॉस्ट्रिल तक आता है, आपके नाक तक आता है, और यहाँ आप फील करते हैं कि हमारे लिए ये इस तरह का भोजन बन रहा है। तो यही है डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एनी 2 या स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई भी 2 स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में इंटरमिक्स कर जाते हैं, बिल्कुल बेहतर तरीके से मिल जाते हैं, तो वही जो प्रोसेस है जिसके थ्रू उन्होंने मिला, एक दूसरे में इंटरमिक्स हुए, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो अब इस तरह से ये आपका चैप्टर फर्स्ट लास्ट होता है। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसी टाइप का वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। शेष देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।